एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई हमने क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर 3 शुरू कर रखा है, जो है मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज, मतलब खनिज और शक्ति संसाधन। तो जो खनिज है उसके बारे में मैंने कल की क्लास में करवाया था, तो जिसने वो नहीं देखा हो भाई पहले वो देख लीजिए, क्योंकि मिनरल्स का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है और वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो भाई जिसको एनसीईआरटी की अच्छे लेवल की अगर तैयारी करनी है तो चैनल से ज़रूर जुड़िएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। तो शुरू करते हैं आज का हम अपना टॉपिक, जो है पावर रिसोर्सेज। पावर क्या होती है भाई? पावर होती है शक्ति, मतलब के ऊर्जा। ठीक है, पावर होती है ऊर्जा। ठीक है, शक्ति ऊर्जा। संसाधन के रूप में मैंने कैसे बताया था, जब हम किसी चीज को यूज कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या है? एक संसाधन है, एक रिसोर्सेज है। तो पावर क्या है अब ये देख लो आप। सुबह एक इसमें केस स्टडी भी दे रखी है सनी की, ठीक है, तो उसमें भी सारी यही चीज़ें बता रखी कि भाई एक सुबह हम ऑन करते हैं, अभी सर्दियों में सबसे पहले हम क्या गीज़र ऑन करते हैं, तो वो क्या है? वो सारी पावर है। ठीक है, ऊर्जा यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, गैस चलाते हैं तो वो भी हमारे लिए पावर है। ठीक है, और चाहे हम इसमें जूस बनाते हैं तो ये सब क्या है? प्रेस करते हैं तो ये सब क्या है भाई? पावर ले रहे हैं, मतलब कि बिजली ले रहे हैं, ऊर्जा है एक। ठीक है, जो ईंधन है जिससे मतलब कि हम आग जला रहे हैं, आग भी क्या है? एक ऊर्जा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है कि भाई जो पावर है और एक हमारे लिए वो क्या है? एज ए रिसोर्सेज है। तो यही चीज़ें हम आज की क्लास में पढ़ेंगे कि कौन से जो पावर हैं, जो ऊर्जा के संसाधन हैं, वो किस किस तरह के हैं, कौन से हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल हैं, कौन से हमारे पास कम हैं, कौन से नवीकरणीय हैं, कौन से अनवीकरणीय हैं। तो ये सारे आज हम देखते हैं। तो ये केस स्टडी वही बता रही है कि भाई सुबह से लेकर शाम तक हम कितने बार पावर का यूज़ करते हैं, शक्ति का यूज़ करते हैं, ऊर्जा का यूज़ करते हैं। तो यही जो संसाधन है ये परंपरागत और गैर परंपरागत दो भागों में इनको बांटा गया है। ठीक है, ऊर्जा को। तो परंपरागत कौन से होते हैं भाई? होते हैं कन्वेंशनल सोर्स होते हैं, और गैर परंपरागत होते हैं अनकन्वेंशनल सोर्स होते हैं। इसको नॉन कन्वेंशनल भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, तो ये रहते हैं आपके ऊर्जा के संसाधन। ठीक है, तो कन्वेंशनल सोर्स कौन से होते हैं भाई? परंपरागत कौन से होते हैं? सीधी सिंपल भाषा में अगर देखें, जो हम ट्रेडिशनल जो शुरू से ही यूज करते आ रहे हैं, वो कन्वेंशनल परंपरागत जो ऊर्जा के संसाधन होते हैं। तो खुद सोचो कि जो परंपरागत कौन से होंगे भाई? हम कभी पहले से ही सबसे पहले क्या यूज करते आ रहे हैं? ठीक है, पहले कैसे हमने जो आग जलाई थी वो पत्थरों से जलाई थी। ठीक है, तो उसके बाद फिर लकड़ी का प्रयोग करते आ रहे हैं। तो लकड़ी का पत्थरों के बाद छोड़ दिया, तो लकड़ी का प्रयोग तो हम बहुत पहले से फिर करते आ रहे हैं ना। पत्थरों से तो आग का आविष्कार किया था बस। ठीक है, तो उसके बाद जो ईंधन है, ईंधन के रूप में हम किसका यूज करते आ रहे हैं? लकड़ियों का। और आज भी 50% जो गांव में बताया गया है, एनसीईआरटी का डाटा है भाई, ये 50% जो, वैसे तो आजकल सब उस पर ही करने लगे हैं, गैस वैस पे। ठीक है, तो लेकिन फिर भी क्या है कि फायरवुड से ही करते हैं। 50% जो लोग हैं आज भी गांव में ईंधन का प्रयोग करते हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तो अभी हम सारा कन्वेंशनल पढ़ेंगे पहले। ठीक है, ईंधन का तो जो कन्वेंशनल सोर्सेज है भाई, उसमें क्या क्या आएगा? एक तो आएगा ईंधन, जिसको हम फायरवुड बोलते हैं। ठीक है, फायरवुड से मतलब के लकड़ियों से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और एक है जीवाश्मी ईंधन। जीवाश्मी ईंधन, ठीक है, जीवाश्मी ईंधन से फॉसिल फ्यूल्स जिसको बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं भाई? ऊर्जा प्राप्त करते हैं। वो है हमारे कन्वेंशनल सोर्स। ये तो ईंधन तो क्या है कि भाई लकड़ियों से हो गया। ठीक है, जो लकड़ियों से हो गया, और ये बाकी का जो
गांव में जो यूज करते हैं, जैसे पशुओं के गोबर से जो उपले बनाए जाते हैं, वो भी हमारे क्या है, वो भी ईंधन के रूप में यूज किए जाते हैं। इसके बाद भाई जीवाश्मी ईंधन। जीवाश्मी ईंधन किसको बोला गया है? जो पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहते हैं और उसके ऊपर जब गर्मी पड़ती है, प्रेशर पड़ता है, तो उससे क्या होता है भाई, जीवाश्मी ईंधनों का निर्माण होता है। ठीक है, वो जो दबे हुए हैं पौधों के और जानवरों के जो अवशेष दबे हुए हैं, तो उस पर ग्रेट हीट एंड प्रेशर से उसमें वे कन्वर्ट हो जाती हैं ये चीजें जीवाश्मी ईंधनों में। तो उसमें कौन सा आएगा? वो है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो ये क्या है भाई, ये भी परंपरागत जो ऊर्जा है इनके मुख्य स्रोत हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज के। ठीक है, तो इनके भाई भंडार क्या है? सीमित है। भंडार सीमित होंगे तो क्या रहेगा? ये अनवीकरणीय रहेगा, क्योंकि इसको बनने में कितने लग रहे हैं भाई? लाखों साल लग जाते हैं इनको बनने में। ठीक है, तो अभी हम एक एक करके देखते हैं जीवाश्मी ईंधन। तो पहला क्या आ गया इसमें? कोयला। तो बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, मतलब कि भी काफी मात्रा में है जो कोयला पाया जाता है, लेकिन वही बात है कि बनने में फिर भी क्या है, टाइम इसको ज्यादा लगता है। तो कोई भी चीज अगर ज्यादा मात्रा में पाई जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ना हम उसको खत्म कर दे, क्योंकि उसको बनने में टाइम भी तो इतना ही लग रहा है। ठीक है, तो इसका जो कोयले का प्रयोग है घरेलू ईंधन के रूप में भी किया जाता है भाई, उद्योगों में भी किया जाता है, जैसे लोहा और इस्पात उद्योग में, वाष्प इंजनों में भी किया जाता है, और बिजली बनाने में, ठीक है, विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भाई जो कोयले से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, मतलब विद्युत जो बनाते हैं, ऊर्जा जो बिजली बनाते हैं कोयले से, उसको क्या बोला जाता? तो उसको बोला जाता भी तापीय ऊर्जा। सबसे ज्यादा ऊर्जा है जो हमारे यहाँ पर वो कोयले से ही बनाई जाती है आज भी, और बहुत सारे तरीके ढूंढ लिए हैं हमने बिजली बनाने के, लेकिन सबसे ज्यादा अभी भी कोयले से ही जो बिजली बनाई जा रही है वो सबसे ज्यादा कोयले से ही है। ठीक है, ये एक क्या बोल रहे हैं कि भाई जो कोयला है जो जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं, वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना है। वो मैंने बताया ना कि जो पेड़ पौधे हैं और जो जानवर हैं उनके अवशेष उनके दबने से, ग्रेट हीट एंड प्रेशर से, तो इसीलिए इसको और क्या बोला गया है? अंतर्हित धूप के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, पूछ लेते हैं अंतर्हित धूप के रूप में किसे जाना जाता है? तो भाई वो जाना जाता है कोयले को। ठीक है, सबसे ज्यादा जो विश्व की अगर हम बात करते हैं, तो विश्व की अगर बात करें तो उसमें अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में नाम है भाई चीन का, संयुक्त राज्य अमेरिका का, जर्मनी का, रूस का, दक्षिण अफ्रीका का और फ्रांस का। तो ये है जो कोयले के उत्पादन में अग्रणी देश है, मतलब कि आगे जो देश हैं वो। भारत में कोयले के उत्पादक की बात करें तो भाई रानीगंज में, ठीक है, रानीगंज, झरिया, धनबाद, बोकारो, ठीक है, ये मेन हैं जो कोयले के उत्पादक क्षेत्र हैं भारत में। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं पेट्रोलियम, जीवाश्मी ईंधन है जो हम पढ़ रहे हैं कन्वेंशनल सोर्सेज में। तो हमने कोयला पढ़ा है, अभी हम देखते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भाई जैसे जिससे कार हमारी चलती है, हमारे जो व्हीकल चलते हैं, साइकिल के हम तो भाई साइकिल को चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन साइकिल के जो पुर्जे होते हैं उसकी चेन होती है, ठीक है, तो उसको अच्छे से उसके अच्छे फंक्शनिंग के लिए हमें क्या है, हम ऑयल डालते हैं। तो भाई तेल का प्रयोग भी काफ़ी ज़्यादा किया जाता है आज के टाइम पे। तो अगर हम बात करें तो भाई गाड़ी इतनी हो रखी है कि पेट्रोल का यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो रखा है। तो पेट्रोल क्या है, पेट्रोल हमें सेम अवस्था में नहीं मिलता है जो हम यूज करते हैं। ठीक है, तो पेट्रोल मिलता है गाढ़े और काले द्रव्य के रूप में। ठीक है, गाढ़ा और काला जो द्रव्य लिक्विड अवस्था में हमें मिलता है उसको पेट्रोलियम बोला जाता है। ये कहाँ पर होता है?
जो चट्टान है, चट्टान की जो परतें होती हैं उनके बीच में पाया जाता है पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम का अगर हम बात करें, लेटिन भाषा के शब्द से बना है। भाई पेट्रोलियम जो शब्द है वो लेटिन भाषा के शब्द से बना है, पेट्रा और ओलियम से। पेट्रा का अर्थ होता है शैल मतलब चट्टान, और ओलियम का अर्थ होता है ऑयल मतलब तेल। ठीक है, इसलिए पेट्रोलियम का अर्थ है जो शैल तेल, चट्टानी तेल मतलब। ठीक है, चट्टानों के बीच में पाया जाता है ये तेल। ठीक है, इसके बाद जब हम पेट्रोल को वो जो गाढ़ा काला जो द्रव निकालते हैं उसी से फिर क्या बनता है भाई, उसी से बाकी की और सारी चीजें हैं उसमें से अलग की जाती है। ठीक है, उसको ड्रिल्ड करके हमें जो निकाला जाता है, ड्रिलिंग के माध्यम से इसको निकाला जाता है। इसका जो तरीका अगर पूछा जाए तो वो ड्रिल्ड, ठीक है, ड्रिल्ड विधि से इसको निकाला जाता है और इसके बाद इसको रिफाइनरीज में भेज दिया जाता है। ठीक है, जिसको बोला जाता है प्रीष्करणशाला। ठीक है, प्रीष्करणशाला में भेज दिया जाता है जिसको रिफाइनरी, ठीक है, रिफाइनरी बोलते हैं। वहां पर इसको भेज दिया जाता है। वहां से क्या क्या निकाला जाता है, फिर उस तेल से जो वो गाढ़ा काला तेल होता है उससे बनाया जाता है भाई डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक। ठीक है, लुब्रिकेंट। ठीक है, जिसको बोलते हैं लुब्रिकेंट। ये ना समझ में आए तो बाकी तो समझ में आ ही गया होगा, लुब्रिकेंट। ठीक है, लुब्रिकेंट ऑयल यूज करते हैं ना हम। तो ये देख लो कि एक उस तेल से जो गाढ़ा काला तेल जो निकल रहा है उससे इतनी सारी चीजें बनती है। यहाँ से क्वेश्चन भाई बनता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो डीजल है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, मोम है, प्लास्टिक है और लुब्रिकेंट है, ये उसी तेल से, पेट्रोलियम से ही बनाए जाने वाले प्रोडक्ट हैं। ठीक है, इसको पेट्रोलियम को और इसके बने जो उत्पाद हैं उनको काला सोना कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, ये भी पूछा जाता है बार बार। ठीक है, पेट्रोलियम के मुख्य जो उत्पादक देश हैं वो है ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश हैं ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर। अन्य उत्पादक देशों में अगर पूछा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका में भी है, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया में। भारत में अगर हम बात करें तेल के उत्पादन का तो वो है असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई। ठीक है, और कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा। ठीक है, ये भी बता सकते हैं हम, पूछा जा सकता है। इसके बाद देखते हैं भाई प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस मतलब कि वो कैसे पाया जाता है। प्राकृतिक गैस भी भाई जो पेट्रोलियम के ही निक्षेप है, मतलब कि पेट्रोलियम का ही जहां पर डिपोजिशन है उसी के आसपास ही नेचुरल गैस भी पाई जाती है। ठीक है, ये भी क्या तभी निकाली जाती है जब जो तेल है अपरिष्कृत तेल, मतलब कि जो कच्चा तेल है, जब वो धरातल पर लाया जाता है तभी प्राकृतिक गैस का भी क्या है, उसको भी रिलीज किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग घरेलू, ठीक है, मतलब कि जो हाउस होल्ड की जो हम करते हैं, घर पे जो खाना बनाते हैं और इसमें जो करते हैं, ठीक है, तो इसमें भी यूज किया जाता है। और जो इंडस्ट्रियल है, ठीक है, वाणिज्यिक होता है, इंडस्ट्रियल ईंधनों के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। रूस, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के मुख्य उत्पादक हैं। कौन से हैं? रूस, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड। ठीक है, भारत में अगर हम बात करें प्राकृतिक गैस की तो जैसलमेर और कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई। ठीक है, यहाँ पर प्राकृतिक गैस है जो पाई जाती है। ठीक है, विश्व के बहुत कम देशों में प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार हैं, याद रखना ये भी। ठीक है, प्राकृतिक गैस की अगर हम बात करें तो भाई एक सीएनजी रूप है प्राकृतिक गैस से जो तैयार किया जाता है, वो है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस जो वाहनों में आजकल यूज ज़्यादा किया जा रहा है। और वो क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये इको फ्रेंडली है। ठीक है, पेट्रोलियम और जो बाकी के जो
और ईंधन है उसकी कंपैरिजन में जो सीएनजी गैस है वो इको फ्रेंडली है। ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस बोला जाता है हिंदी में इसको। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, अब ये तो हो गया कि भाई जो हमने परंपरागत जो ईंधन पड़े हैं, ठीक है, परंपरागत जो सोर्सेज हैं ऊर्जा प्राप्त करने की। लेकिन अब परंपरागत तो क्या है तो लिमिटेड है, काफ़ी मात्रा में, ऐसा नहीं है काफ़ी मात्रा में है, लेकिन फिर भी लिमिटेड है। किसी भी चीज़ की भाई अगर अति उसका उपयोग किया जाएगा, बार बार उसका उपयोग किया जाएगा, तो वही है ना कि भंडार के भंडार खत्म हो जाए। ठीक है, तो वही चीज़ है कि भाई इनका उपयोग इतना ज़्यादा किया जा रहा है कि भाई इसके लिए अब चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसकी वजह से अभी हमने क्या सोचा है कि भाई कुछ गैर परंपरागत तरीके ढूंढे जाए, जिससे कि क्या रहे कि भाई हमें पावर के बिना, ऊर्जा के बिना तो काम नहीं चल सकता, लेकिन अगर ये सोर्सेज हमारे खत्म हो गए तो भी हमारा काम नहीं चल सकता। तो कुछ ऐसा अल्टरनेट भी हमारे पास होना चाहिए कि भाई जो दूसरे तरीके हैं उससे भी हम ऊर्जा प्राप्त कर सके। तो इसीलिए कुछ जो गैर परंपरागत स्रोत हैं, नॉन कन्वेंशनल जो रिसोर्सेज हैं वो ढूंढे गए हैं। तो उसमें कौन से हैं अब हम देखते हैं, वो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज कौन से हैं हमारे लिए। तो भाई एक क्या है, एक है जल विद्युत। जल विद्युत के बारे में पढ़ेंगे कि भाई जल से मतलब के हाइड्रो पावर, मतलब के जल से कैसे हम बिजली बना सकते हैं, हम ये पढ़ेंगे अभी। ठीक है, हाइडल पावर देखते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद हम नॉन कन्वेंशनल कुछ सोर्स और ऑफ एनर्जी के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे बांधों में वर्षा का जल और नदी का जल ऊंचाई से गिराने के लिए ऊंचाई से गिराया जाता है, और उसके अंदर क्या लगा दिए जाते हैं भाई, नीचे टरबाइन लगा दिए जाते हैं, जिसके ऊपर ऊंचाई से वो पानी गिरेगा तो टरबाइन क्या होती है भाई, घूमती है। ठीक है, और वो कनेक्ट होती है जनरेटर से। ठीक है, तो जनरेटर से कनेक्ट होने के बाद उनसे क्या होती है, बिजली उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा अभी सोर्स है, जल विद्युत जो उत्पन्न करने का है, काफ़ी अच्छा सोर्स है, क्योंकि हमारे पास जो जल है काफ़ी मात्रा में रहता है, और जो नदियों का जल, उस पानी को फिर क्या है, उस पानी को ये भी बिजली बनाने के बाद उसको फिर से भी यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये नहीं है कि भी वो पानी वहाँ पे ख़त्म हो रहा है, उसका प्रयोग फिर कृषि में भी किया जाता है जल विद्युत का। ठीक है, तो जल विद्युत के अगर विषयों में अगर हम बात करें, जल विद्युत के उत्पादक के रूप में वो है पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चीन। ठीक है, भारत में कुछ क्षेत्र हैं जैसे भाखड़ा नंगल बांध है, गांधी सागर, नागार्जुन सागर, दामोदर नदी घाटी। ठीक है, दामोदर नदी घाटी को भी बंगाल का शोक बोला जाता था पहले। ठीक है, इसकी बाढ़ वगैरह की प्रॉब्लम के कारण, ठीक है, बाढ़ काफ़ी आती थी, इसलिए बंगाल का शोक कहते थे। लेकिन जब से इस पे बिजली का जो ये वो किया गया है, बांध बना के बिजली उत्पादन करने का, काफ़ी अच्छा ये वहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, विश्व का पहला अगर जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश पूछा जाए तो भाई नॉर्वे रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश नॉर्वे था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं पिक्चर में कैसे कैसे जो बिजली है वो बनाई जाती है। बांध, यहाँ पे बांध बनाया गया है। ठीक है, नदी पे नीचे ये टरबाइन लगे हुए हैं। ठीक है, नीचे ये टरबाइन लगे हुए हैं, इनके ऊपर पानी गिरता है, फिर ये टरबाइन है जो ये घूमते हैं, जिसकी वजह से बिजली बनती है। ठीक है, जनरेटर में। इसके बाद देखते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। ठीक है, कुछ गैर परंपरागत स्रोत क्या है, वो होते हैं जिनका हम पहले से प्रयोग नहीं करते, मतलब लगातार जिसका प्रयोग नहीं करते आ रहे थे। ठीक है, वो होते हैं गैर परंपरागत, जिसका हम अभी कुछ सालों से ही प्रयोग करते आ रहे हैं, मगर वर्तमान में ही जिनका उपयोग ज्यादा हो रहा है, तो वो है भाई गैर परंपरागत स्रोत। ठीक है, वो कौन से रहेंगे, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, और ये नवीकरणीय भी है। ठीक है, इनका बार बार ये क्या है, नवीकरणीय भी है, नवीन इनका मतलब के बनते रहते हैं, बार बार हम यूज इनको करते रहते हैं और बनते रहते हैं। ठीक है,
तो अभी हम देखते हैं सबसे पहले सौर ऊर्जा के बारे में। सौर ऊर्जा क्या है भाई? सूर्य की गर्मी से, ठीक है, सूर्य की गर्मी से जिस ऊर्जा का हम प्रयोग करते हैं जब हम बिजली बनाते हैं तो उसको बोलते हैं भाई सौर ऊर्जा, ठीक है। उससे क्या के वो किससे बनाया जाता है भाई? सोलर पैनल से, ठीक है। सौर सेलों से हम बिजली उत्पन्न करते हैं सूर्य की गर्मी, ठीक है। सूर्य की गर्मी की तरफ, सूर्य की जो किरणें हैं उसकी तरफ हम सोलर पैनल जो लगा देते हैं तो उससे जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसको हम सोलर ऊर्जा कहते हैं। अब ये देख लो कि जहां पर ज्यादा, अब ये इक्वेटर के आसपास के अगर कंट्री रहेंगे तो वहां पर बहुत काफी मात्रा में रहती है सूर्य की गर्मी, ठीक है, पूरे साल सूर्य की गर्मी पड़ती है, तो वहां पर ये जो स्रोत है वो काफी हेल्पफुल है। तो उष्णकटिबंधीय जो देश है वहां पर सौर ऊर्जा के उपयोग काफी ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। और ये बताया ही दिया कि भाई कुछ ऐसे हैं जो सोलर ड्रायर भी यूज करते हैं, सोलर कुकर भी, तो ये सारी चीजें हैं कि आज कल जो है सोलर का जो प्रयोग है काफी बढ़ता जा रहा है। मतलब इसके बाद अब पवन ऊर्जा, मतलब कि हवा से जो ऊर्जा हमें बना रहे हैं, हवा से जो बिजली उत्पन्न हम कर रहे हैं, पवन चक्कियों से जो बिजली उत्पन्न की जा रही है उसको बोलते हैं पवन ऊर्जा। तो ये क्या है? ये भी हमारे पास काफी मात्रा में है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि भाई हवा से हमने बिजली बना ली और कल को हवा खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, पहले भी बता रहे हैं कि जो पवन चक्कियों से है उसका प्रयोग अनाज पीसने के लिए और जल निकालने के लिए पहले से ही किया जा रहा है। लेकिन अभी क्या है, अभी जो हवा है उसका तीव्र गति से चलती हवाओं से पवन चक्कियों को घुमाया जाता है, जिसकी वजह से क्या किया जाता है भाई? विद्युत उत्पादन किया जाता है, ठीक है। पहले बिजली का उत्पादन नहीं किया जाता था लेकिन हम उसका प्रयोग तो करते ही थे ना, उसका प्रयोग करते थे। पहले भी हम खेतों में क्या करते थे, हवा में अगर किसी ने देखा हो तो खेतों में भी हम पहले क्या करते थे, हवा का काफी प्रयोग करते थे भाई, अनाज को साफ करने के लिए भी करते थे, ठीक है। तो ये चीजें पहले भी करते थे हम, लेकिन जो बिजली उत्पादन का कार्य है वो अभी किया जाने लगा है। अभी क्या कर दिया, पवन चक्कियों को जनरेटर से जोड़ दिया गया है, जिससे कि पवन चक्कियां जैसे जैसे हवा है पवन चक्कियों को घुमाएगी और जनरेटर से बिजली उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। ये काम कहाँ पे ज्यादा किया जाता है भाई? तटीय क्षेत्रों में, क्योंकि वहां खुला रहता है और खुले में हवा काफी अच्छी मात्रा में हमें मिल जाती है। और एक किया जाता है भाई पर्वत घाटियों में, ठीक है। पर्वत घाटियों में भी क्या है कि अगर जिस तरफ से हवा आ रही है उस तरफ से फिर सीधी जाएगी वो बिना रुकावट के, तो उसमें लगातार जो हवाएं चलती हैं उससे बिजली उत्पादन किया जाता है। तो ये कहाँ कहाँ पे भी? नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए और स्पेन में ये जो पवन के फार्म हैं ये ज्यादा पाए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं भाई परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा किससे बनती है भाई? ज्यादातर यूरेनियम और थोरियम से है परमाणु ऊर्जा बनाई जाती है। यूरेनियम और थोरियम क्या है भाई? ये हमारे पास नेचुरल जो संसाधन है ये हमारे पास अवेलेबल है और उसकी सहायता से फिर क्या किया जाता है, जो परमाणु ऊर्जा है वो बनाई जाती है, ठीक है, नाभिकीय रिएक्टरों के माध्यम से। याद रखना, नाभिकीय रिएक्टरों के माध्यम से, जब नाभिकीय रिएक्टरों में विखंडन होता है तब जो परमाणु ऊर्जा है वो बनती है, ठीक है। तो परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है भाई संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप। संयुक्त राज्य अमेरिका है और यूरोप। भारत में अभी तो काफी 6-7 हैं कुछ ऐसे कि जो परमाणु ऊर्जा के केंद्र हैं वो बनाए गए हैं। भारत में राजस्थान में और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप है, डिपॉजिट है मतलब, ठीक है। थोरियम हमें कहाँ से मिल रहा है भाई? थोरियम मिलता है केरल के मोनोजाइट बालू में। ये क्वेश्चन पूछा गया भाई, थोरियम, ठीक है। केरल के मोनोजाइट जो बालू है उसमें से क्या मिलता है? उसमें से भाई थोरियम निकाला जाता है, ठीक है। तो भारत में कौन से मेन है जो परमाणु ऊर्जा के केंद्र है? एक है तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर का है, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर में है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में नरोरा, कर्नाटक में कैगा, ठीक है। तो ये है भारत में जो परमाणु ऊर्जा के केंद्र हैं। पूछा जाता भाई, इनसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता भारत वालों से, ठीक है, याद रखना। भूतापीय ऊर्जा क्या होती है भाई? भूमि की गर्मी से जो हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, भूमि जो अंदर हमारे क्या है टेम्परेचर क्या बढ़ता जाता है, ठीक है,
भूमि के अंदर जो टेम्परेचर वो बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से क्या है, गर्माहट होती है, और उस गर्मी से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसको भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। पहले भी क्या थे, अभी कई जगह आपने सुना होगा कि भाई गर्म पानी के झरने हैं, तो वो गर्म पानी के अंदर गीजर थोड़ी ना लगा है, वो क्या है, वो भूतापीय ऊर्जा की वजह से क्या हो रहा है भाई, पानी गर्म होता है। ठीक है, तो जो भूतापीय ऊर्जा की वजह से पानी गर्म होता है उसको अभी क्या यूज किया जा रहा है भाई, उसको अब विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूज किया जा रहा है कई जगह पे। ठीक है, तो भूतापीय ऊर्जा में कौन से भाई, न्यूजीलैंड है, आइसलैंड है, फिलीपींस है और मध्य अमेरिका है भूतापीय ऊर्जा जो उत्पन्न कर रहे हैं ज्यादा। ठीक है, भारत में भूतापीय ऊर्जा के जो यंत्र वो कहाँ पे लगाए गए हैं, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में और लद्दाख में पूगा घाटी। ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश है उसका मणिकरण और लद्दाख में पूगा घाटी है भारत में भूतापीय ऊर्जा के। वैसे जो गर्म पानी है वो तो बहुत जगह पे यूज किया जाता है, जैसे सोना है, ठीक है, वो भी काफी फेमस है, तो वो सारे भूतापीय ऊर्जा की वजह से तो वहां पे इतना अच्छा गर्म पानी का झरना है। ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा क्या होता है भाई, ज्वारीय ऊर्जा तो टाइडल एनर्जी, मतलब कि जो समुद्र के तटों पर जब उच्च ज्वार भाटा आता है और जो निम्न ज्वार भाटा है, तो उच्च ज्वार भाटे से क्या किया जाता है भाई, वहां पर वो ऊर्जा प्राप्त की जाती है। जब उच्च ज्वार भाटा होता है समुद्र के किनारों पर, जब उच्च ज्वार भाटा आता है तो वहां पर टरबाइन लगा दिए जाते हैं, जिससे कि जो उच्च ज्वार भाटे में वे लहरें आती हैं जो उससे टरबाइन घूमते हैं और जिसकी वजह से जो ये विद्युत है वो उत्पन्न की जाती है। ठीक है, तो रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की घाटी है, वहां पर विशाल ज्वारीय जो मील है उसके क्षेत्र है। फिर है बायोगैस। बायोगैस क्या होती है भाई, बायोगैस होती है जो अपशिष्ट, मतलब कि जो पौधे हैं, जो जीव जंतुओं के अवशेष है, जैसे उनका गोबर है, ठीक है, गला साड़ा जो रहता है, उससे जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसको बोलते हैं बायोगैस। ठीक है, उसको गैसीय ईंधन के रूप में भी यूज किया जाता है। ठीक है, उसको बायोगैस बोला जाता है। और ये किस किस का मिश्रण होता है भाई, ये याद रखना, ये पूछा गया है आपसे, बार बार पूछा जाता है। ये भी मीथेन का और कार्बन डाइऑक्साइड का ये मिश्रण होता है बायोगैस की जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ठीक है, तो भाई अभी वही है, हमने सारे कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल जो ऊर्जा के संसाधन है वो पढ़े हैं। तो अभी जो नॉन कन्वेंशनल जो ऊर्जा के संसाधन है, काफ़ी मात्रा में उनका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जो कन्वेंशनल हमारे ईंधन है वो रिसोर्सेज हैं वो हमारे लिमिटेड हैं। ठीक है काफ़ी मात्रा में, लेकिन फिर भी किसी भी चीज़ की अगर लिमिट है तो कितनी भी मात्रा में हो वो कभी ना कभी तो ख़त्म हो ही जाएंगे। तो भाई मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, तभी हमें पता चलता है कि भाई हमारी जो क्लास है कितने लोगों को अच्छी लग रही है।